हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंट्रोसोम के पार्ट 1 में कुछ की पॉइंट्स, जिनमें सेंट्रोसोम की खोज, शेप, साइज के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 में सेंट्रोसोम की डिटेल स्टडी में स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर की। सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इससे पहले मैं सेंट्रोसोम की उपस्थिति को बताना चाहूँगा। हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की उपस्थिति की। तो सेंट्रोसोम्स जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में ये उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में भी एक्सेप्शन के तौर पे ये कुछ सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जैसे मैमेलियन मैच्योर आरबीसी में ये अनुपस्थित होते हैं। इनके अलावा हम बात करें हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में भी ये अनुपस्थित होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें ये अनुपस्थित होते हैं। और कुछ प्रारंभिक एल्गा और फंजाई में ये देखने को मिलते हैं। अगर इनकी उपस्थिति की बात करें तो ये जो प्रोटिस्टा एनिमल्स होते हैं, अर्थात जो प्रोटोजोन्स जंतु होते हैं, उनमें ये सेल के भीतर उपस्थित होता है। और अन्य मेटाजोन्स जंतुओं में ये न्यूक्लियस के पास स्थित होता है। अतः इसे पेरी न्यूक्लियर ऑर्गन्स भी कह सकते हैं या पेरी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर के बिल्कुल पास में होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अर्थात सेंट्रो मीन्स होता है सेंटर या केंद्र में, और सोम मीन्स होता है बॉडी या काई। तो केंद्र में पाई जाने वाली संरचना को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। हालांकि ये सेल के एग्जैक्ट केंद्र में नहीं पाई जाती है, और केंद्र वहाँ उपस्थित होता है या न्यूक्लियस वहाँ उपस्थित होता है, तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक या पास में उपस्थित संरचना है। तो आप यूँ कह सकते हो कि सेल में दो संरचनाएं ऐसी है जो केंद्र में पाई जाती है या सेल सेंटर में देखने को मिलती है। उनमें एग्जैक्ट सेंटर में न्यूक्लियस उपस्थित होता है, और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में नियर बाई कंडीशंस में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। तो ये सेंट्रोसोम को आप कह सकते हैं कि ये केंद्र के नज़दीक पाई जाने वाली संरचना है। हम बात करते हैं इनकी उपस्थिति की, तो कुछ इस प्रकार सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के पास में ये स्थित होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रियोल्स है। दो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोस्फेयर दोनों मिलकर सेंट्रोसोम संरचना का निर्माण करते हैं। तो दो सेंट्रियोल जो उपस्थित होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर ये व्यवस्थित होते हैं। और सेंट्रियोल्स के पास वाला जो रीजन होता है, जो कि एक क्रिस्टलाइन मैटर आप कह सकते हैं, या एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जिसे हम एमॉर्फस सब्सटेंसेज कह सकते हैं। तो ये एमॉर्फस सब्सटेंसेज या पदार्थ सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। तो ये वाला रीजन जो न्यूक्लियस के पास में स्थित होता है और सेंट्रियोल के बिल्कुल सराउंडेड रहता है। तो सेंट्रियोल के जो सराउंडेड है, ये एमॉर्फस सब्सटेंसेज है या एक क्रिस्टलिन सब्सटेंसेज है, और ये सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर दोनों मिलकर सेंट्रोसोम की संरचना बनाते हैं। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल या दो तारकाई और एक सेंट्रोस्फीयर से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं हम सेंट्रियोल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, जिससे आप कह सकते हो कि सेंट्रोसोम मिलकर बना होता है। तो सेंट्रियोल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है सेंट्रियोल का, सेंट्रोसोम का नहीं है। सेंट्रियोल से मिलकर सेंट्रोसोम बना होता है। तो यहाँ सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन है या टीएस सेक्शन है, जिसकी हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली जो संरचना, ये वाली जो संरचना होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है या माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था है। आप सबको पता है कि सेंट्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो सूक्ष्म तंतुओं से होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से होता है।
इन माइक्रोट्यूब्यूल की सहायता से ही सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। तो मेन कंपोनेंट सेंट्रोसोम का है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल से इनका फॉर्मेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो आपको दिखाई दे रही है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये पेरिफेरल रीजन में ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ग्रुप स्थित होते हैं। तो ये 9 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल के समूह परिधि पर स्थित होते हैं और एक आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह संरचना है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है उसमें 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अर्थात 9 सूक्ष्म नलिकाएं परिधि पर स्थित होती है और बीच में जो संरचना स्थित होती है वो सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती है। ये एक विशेष प्रकार के सघन या जटिल पदार्थ से बनी हुई संरचना होती है, जिसे सेंट्रल रोड कह सकते हो और आप हब भी कह सकते हो। तो ये वाली जो संरचना बीच में दिखाई दे रही है, ये सेंट्रल रोड है, जिससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच रहती है। तो बीच वाली संरचना जो केंद्र में उपस्थित होती है उसे हब या सेंट्रल रोड या केंद्रीय छड़ कहते हैं। इस केंद्रीय छड़ से ये 9 समूह माइक्रोट्यूब्यूल्स के जुड़े हुए रहते हैं। अब इन 9 समूह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः A, B और C कह सकते हैं। जैसे हम बात करें तो ये A, ये B और ये C। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 3 प्रकार के सब ट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम सब फाइबर भी कह सकते हैं। ये इनकी अगर डिटेल या और इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये A, B, C, ये A, B, C आपस में तीनों कनेक्ट रहते हैं। इन्हें सब फिलामेंट भी कह सकते हैं, सब ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो ये सब यूनिट्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट रहते हैं या जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम A, B और C माइक्रोट्यूब्यूल्स कह सकते हैं या A, B, C सब यूनिट्स कह सकते हैं। तो ये 3 उप इकाइयों में बटे हुए रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिन्हें A, B, C कहते हैं। इनके अलावा इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो संपूर्ण डायमीटर होता है ये लगभग 250 एंगस्ट्राम होता है। 250 एंगस्ट्राम होता है, मतलब इन तीनों का जो व्यास होता है A, B, C सब ट्यूब्यूलर यूनिट का या सब ट्यूब्यूल्स का, वो 250 एंगस्ट्राम होता है। अगर हम इनका और डिटेल स्टडी देखें तो एक सब ट्यूब्यूल्स या एक सब यूनिट्स होती है, वो सब यूनिट 13 ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, अर्थात 13 प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर इनका स्ट्रक्चर बना होता है। सामान्यतः ए की बात करें तो ए में 13 प्रोटीन्स होती है जो कि ग्लोबुलर प्रकार की होती है। बी में सामान्यतः 10 प्रकार की प्रोटीन होती है और सी में भी सामान्यतः 10 से 12 प्रोटीन्स होती है। तो ये ए, बी, सी जो सब ट्यूब्यूल्स है या सब फाइबर्स है, इनको भी हम अगर विस्तृत तरीके से अध्ययन करें तो ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। जैसे ए सब यूनिट 13 प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, बी सब यूनिट 10 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और सी सब यूनिट 10 से 12 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ओवरऑल हम देखें तो तीनों का जो डायमीटर या व्यास होता है वो 250 एंगस्ट्राम होता है। अगर हम एक सब यूनिट ए की बात करें तो एक ए सब यूनिट जो 13 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इनमें इन प्रोटीन्स को आप कह सकते हो फिलामेंट के रूप में ये अटैच रहती है। तो इस एक फिलामेंट के व्यास की बात करें तो ये लगभग 45 एंगस्ट्राम होता है, अर्थात 45 एंगस्ट्राम होता है। अब बात करते हैं हम इनके अरेंजमेंट की। तो जो ए, बी, सी माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स होती है, ये आपस में कनेक्ट रहती है अपने
दूसरी जो ग्रुप है 9 जो सबट्यूब्यूल्स का ग्रुप है उनसे अटैच रहती है। अगर हम बात करें अटैचमेंट की तो एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के ग्रुप से कनेक्ट रहती है और ये इस प्रकार कनेक्ट रहती है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल का सी सब यूनिट दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल ग्रुप के ए सब यूनिट से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का जो लिंकेज आपस में कहलाता है ये एसी लिंकेज कहलाता है। आप इसे एसी लिंकर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप की ए सब यूनिट दूसरे ग्रुप की सी सब यूनिट से जुड़ी हुई रहती है। ये देखो इस प्रकार, ये सी सब यूनिट है, ये ए से जुड़ी हुई है, ये सी सब यूनिट है, ये ए से जुड़ी हुई है, ये सी सब यूनिट है, ये ए से जुड़ी हुई है। इस प्रकार ये एसी लिंकर अरेंजमेंट शो करता है। इनके अलावा हम बात करें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रुप होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रुप बिल्कुल इनके फ्रंट पे ये एक विशेष प्रकार के थिकनेस से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम कह सकते हो आप इन्हें हम एक्स बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? एक्स बॉडी कहते हैं। ये वाली जो पिंक कलर की शेडो लाइक स्ट्रक्चर या डेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कहलाती है एक्स बॉडी। जो थिकनेस है ये कहलाती है आपकी एक्स बॉडी। ठीक है, अब एक्स बॉडी बिल्कुल जो 9 परिधि पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का समूह है इनके बिल्कुल सामने ये एक्स बॉडी उपस्थित होती है। और ये एक्स बॉडी किससे जुड़ी हुई रहती है? ये डायरेक्ट जुड़ी रहती है सेंट्रल रोड से या हब से। तो सेंट्रल रोड और हब से जुड़ने की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है। देखो ये एक्स बॉडी है और ये किससे जुड़ी हुई है? सेंट्रल रोड से या हब से जुड़ी हुई है। किनके द्वारा जुड़ी हुई है? तो ये 9 स्पोक्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इन 9 स्पोक्स को रेडियल स्पोक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं जिनके द्वारा एक एक्स बॉडी सेंट्रल रोड से या हब से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये रेडियल स्पोक्स है जिनके द्वारा एक्स बॉडी या एक्स थिकनेस जो कनेक्ट है किससे? परिधि पे पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के समूह से ये जुड़ी हुई है एक्स से, और एक्स जुड़ी हुई है किससे? सेंट्रल रोड से या हब से। तो केंद्र से जो अटैचमेंट रहता है वो एक्स बॉडी के थ्रू रहता है। अब बात करते हैं इन दोनों का, जैसे 9 परिधि पे पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आपस में किन से अटैच रहते हैं? तो ये आपस में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे एक्स के समान हम वाई बॉडी कह सकते हैं। तो 2 एक्स के बीच में जो एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है हमें, ये वाई बॉडी कहलाती है। इसे आप वाई बॉडी कह सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 2x जो पिंक कलर के 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, जो बिल्कुल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का समूह है उसके सामने है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के समूह को किससे जोड़ रहे हैं? सेंट्रल रोड से या हब से जोड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में 2x बॉडी के बीच में एक y बॉडी उपस्थित होती है और ये y बॉडी का कार्य है कि ये क्या करती है? ये दोनों x बॉडी को आपस में कनेक्ट रखने का कार्य करती है। तो कुछ इस प्रकार संरचना बनती है जिसे हम कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना बनती है जिसे हम कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर किन से मिलकर बना होता है? जैसे एक तो हो गया सेंट्रल हब, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल रोड कह सकते हैं या हब कह सकते हैं, और ये 9 स्पोक्स जो रेडियल स्पोक्स होती है जिनसे सेंट्रल हब और एक्स बॉडी जुड़ी हुई रहती है। तो ये जब जुड़ते हैं तो आपस में ये कार्टव्हील स्ट्रक्चर के समान प्रतीत होती है या बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है। बैलगाड़ी आप सबने देखी होगी। अगर आपने बैलगाड़ी नहीं देखी है तो अभी लेटेस्ट आपने पिछले कुछ महीनों में एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें बल्लाल देव का रथ देखा होगा। उस बल्लाल देव के रथ का जो पहिया होता है उसके समान यह संरचना दिखाई देती है। तो बल्लाल देव के रथ के पहिए को अपने को ध्यान में रखना है और उसको अपने को कंपैरिजन करना है सेंट्रोसोम से। तो सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है या तो बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है या बल्लाल देव के रथ के पहिए के समान दिखाई देता है। तो इससे आप इसको ईजिली
याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ सेंट्रियोल्स की, तो ये पेयर्ड सेंट्रियोल्स कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर ग्रुप की बात करें या सेल्स में इनको पोजीशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देती है। अगर हम अलग अलग देखें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्योंकि 3 के फॉर्म में होती है, अतः इन्हें हम ट्रिपलेट फाइब्रिल या ट्रिपलेट यूनिट्स भी कहते हैं। क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 के अरेंजमेंट में होती है ना परिधि पे, तो इन्हें हम त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? त्रिक या ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये वाली जो संरचना होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की है, ये ट्रिपलेट संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ट्रिपलेट संरचना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो 3 की संख्या में उपस्थित होते हैं, ए बी सी, इन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रिपलेट कहते हैं या ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्हें कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये थी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम की। हम बात करें सेंट्रोसोम के केमिकल कंपोजिशन की या रासायनिक संगठन की, तो सेंट्रोसोम का निर्माण एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से होता है जिसे हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। तो मुख्यतः जो सेंट्रोसोम का निर्माण होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के अलावा इनमें शर्कराएं उपस्थित होती है, कुछ लिपिड्स देखने को मिलते हैं। इनके अलावा डीएनए और आरएनए की उपस्थिति भी इनमें देखी जाती है। तो रासायनिक संरचना की बात करें तो सेंट्रोसोम ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ साथ लिपिड और शर्कराएं भी इनके रासायनिक संगठन में देखने को मिलती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ साथ आरएनए और डीएनए भी इनमें देखने को मिलते हैं। इनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि केमिकल नेचर में जो मेन कंपोनेंट होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है। तो ये इसकी रासायनिक संरचना के बारे में था। अब बात करते हैं हम सेंट्रोसोम के फंक्शंस की। तो इनके 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं सेंट्रोसोम के फंक्शंस की, तो इसके 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, तर्कु तंतुओं के निर्माण में। जंतु कोशिकाओं में सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि सेंट्रोसोम की सहायता से होता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन की वजह से गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं और विपरीत ध्रुवों तक विभिन्न प्रकार की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का कार्य करते हैं। तो सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण योगदान है, जहां सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोसोम की सहायता से तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं, और इन्हीं तर्कु तंतुओं की सहायता से गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर व्यवस्थित रहते हैं या दोनों ध्रुवों की तरफ खींचे जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स एंड न्यू सेंट्रियोल। बेसल ग्रेन्यूल जिन्हें आधारी कणिकाएं कहते हैं, इनके निर्माण में, और न्यू सेंट्रियोल या नए तारकाई के निर्माण में भी सेंट्रोसोम का योगदान होता है। अर्थात बेसल ग्रेन्यूल्स जो आधारी कणिकाएं होती है, इन आधारी कणिकाओं के निर्माण में भी सेंट्रोसोम का योगदान रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के सीलिया और फ्लैजिला का जो ओरिजिन होता है वो बेसल ग्रेन्यूल से ही होता है, जिसे हम ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो जो ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स होती है, इनका ओरिजिन सेंट्रोसोम की सहायता से होता है। साथ ही सेंट्रोसोम जो न्यू सेंट्रियोल्स होता है, नए नए तारकाएं होते हैं, उनके फॉर्मेशन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट बात करें जो कि इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइल फिलामेंट, अक्षीय तंतु के निर्माण में। आपने देखा होगा जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है या शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, तो शुक्राणु के फॉर्मेशन में 2 प्रकार के सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं। एक होता है जो नियर होता है और एक होता है जो दूर होता है। तो जो नियर होता है जिसे प्राइमरी सेंट्रियोल कहते हैं, और दूसरा जो दूरस्थ होता है न्यूक्लियस के, उसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। और इसी डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारकाई से शुक्राणु की पूंछ में अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। तो जो एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है वो दूरस्थ तारकाई से होता है, और दूरस्थ तारकाई स्पर्म में देखने को मिलता है। क्योंकि एक सेंट्रियोल तो शुक्राणु के द्वारा अंडाणु को दे दिया जाता है ताकि अंडाणु में आगे की
प्रक्रिया शुरू हो सके। तो एक्सियल फिलामेंट के फॉर्मेशन में भी डिस्टल सेंट्रियोल का योगदान रहता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य थे सेंट्रोसोम के। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सेंट्रियोल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी की। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज को अधिक से अधिक प्रमोट करें। थैंक्स ए लॉट।